दूसरी पार्टियों पर इल्जाम और उंगली उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके अध्यक्ष 7 महीने से अपनी टीम नहीं बना पा रहे। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आज हम पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या समस्या है और क्या कारण है। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, जब पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब बीजेपी के संगठन में, कार्यकर्ताओं में बड़ी उम्मीद जागृत हुई थी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का जो कार्यकाल था, 1 साल 1.5 साल पहले उनको हिंट कर दिया गया था कि उन्हें जाना है, नए अध्यक्ष आएंगे। इस कारण भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम का निर्माण को रोक रखे थे। फिर किसी तरह खैर 1-1.5 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा कि अब होगा तब होगा। फाइनली दिसंबर में पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष घोषित किया। वो महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं दूसरी बार, और दिग्गज कुर्मी नेता हैं। तो जब पंकज चौधरी आए तो बीजेपी में बड़ी एक हर्ष की लहर आई कि अब अध्यक्ष हमारे आ गए हैं, अब संगठन का निर्माण होगा और संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। पदाधिकारियों की घोषणा होगी, मोर्चे, संगठन प्रकोष्ठ बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की संगठन डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो दिसंबर से बीतते ये चुनाव खत्म हो जाएं, वो चुनाव खत्म हो जाएं, इस राज्य के हो जाएं, उस राज्य के हो जाएं, ये राज्यसभा हो जाए, वो उपचुनाव हो जाएं, दुनिया भर की कहानियां चलती रहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची नहीं है। तो क्या कारण है? कोई समस्या है, कोई सस्पेंस है? ऐसा क्या है कि हर हफ्ते खबर छपती है, चैनलों में खबर चलती है कि बस सारे समीकरण साध लिए गए हैं, जातिगत समीकरण भी साध लिए गए हैं, क्षेत्रीय संगठन के भी से क्षेत्र के संतुलन भी स्थापित कर लिया गया है, वैचारिक परिवार यानी आरएसएस से भी राय मशविरा कर लिया गया है। जब सब कुछ कर लिया गया तो फिर दिल्ली में बैठकें शुरू हुई कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है लेकिन लबो-लुआब ये निकला कि संगठन नहीं बना। और आज भी जब मैं डिबेट कर रहा हूं तब तक बीजेपी अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पाई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक असमंजस का वातावरण है कि इतनी ताकतवर सरकार, लेकिन संगठन निर्माण नहीं हो पा रहा है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है? ऐसा क्या है कि बीजेपी के संगठन की सूची नहीं आ रही है? कोई बात तो जरूर फंसी हुई है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इतना वक्त नहीं लगता है, तो वो भी तब जब आप चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए हो और आधे से ज्यादा वर्ष चुनाव का बीत चुका हो। इस विलंब का कारण क्या है? कारण क्या गुटबाजी है? कारण क्या दिल्ली लखनऊ की अतिरिक्त दखलंदाजी है? या ये सूची जो इन्होंने बनाई है या जो प्रस्ताव रखे हैं वो लखनऊ के महत्वपूर्ण नेताओं को और दिल्ली के महत्वपूर्ण नेताओं को पसंद नहीं आ रही है? इस पर सस्पेंस क्यों है? और दिल्ली ने किन कारणों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सूची पदाधिकारियों की रोक रखी है? संगठन के निर्माण और संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट को दिल्ली सहमत नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली सहमत होता तो पंकज चौधरी 1 घंटे भी उस लिस्ट को रोकेंगे नहीं, वो जारी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि दिल्ली से सिग्नल नहीं है। तो जब दिल्ली ने इतने ताकतवर नेता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भेजा, तो वही दिल्ली अब उनको रुकने को क्यों कह रहा है? वो दिल्ली अब कॉशन के साथ आगे बढ़ने को क्यों कह रहा है? और उस दिल्ली ने अपनी स्पीड क्यों स्लो कर ली उत्तर प्रदेश में? कुछ तो है जो चल रहा है, जो आपको मंत्रिपरिषद में दिखा विस्तार में। फिर हफ्ते 8 दिन विभाग नहीं बटे, फिर विभाग बटे भी जिस तरह के मिले उसकी एक अलग ही कहानी रही। और अब संगठन की सूची आने में ये जो हर हफ्ते विलंब हो रहा है, ये विलंब अब लोगों को राजनीतिक रूप से चुभ रहा है। खुले में चर्चा शुरू हो गई। भले ही बीजेपी के नेताओं को गलतफहमी की लोग बात कर रहे हैं,
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली से सीधा कनेक्शन है, यूनियन मिनिस्टर हैं, इतने इंपावर्ड हैं, तो फिर लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? भूपेंद्र चौधरी के बारे में तो बहुत बातें होती थी कि वो ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। इनको तो, इस वाले अध्यक्ष को तो पूरी ताकत है। तो क्या सूची लखनऊ से रुकी है या सूची दिल्ली से रुकी है? सूची को लेकर लखनऊ में किसी बहुत बड़े नेता को कोई असहमति है या दिल्ली से असहमति है? आपको यह भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रभारी महासचिव कौन है। कोई वो ताल्लुक ही नहीं रखते। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति बना रहा है, ये बड़े गहरे असमंजस में है। हाँ, ये सराहना बीजेपी की करनी हो पड़ेगी कि उनके पास इलेक्शन की एक प्रॉपर मशीनरी है जो राज्यों में चुनाव के वक्त वो लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें इस मशीन से सफलता भी मिलती है। इस कारण संगठन अब बहुत कोई रेलिवेंट पोजीशन में नहीं है, प्रभारी या महासचिवों का कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, या चुनाव के वक्त लगा देंगे। लेकिन जो भी है, कुछ तो असहमतियां लखनऊ और दिल्ली के भीतर हैं, कुछ असमंजस दिल्ली और लखनऊ के भीतर हैं, कुछ मसले हैं जो लखनऊ, दिल्ली और वैचारिक परिवार, बड़े नेताओं के बीच फंसे हुए हैं। इस कारण शायद पंकज चौधरी अपनी टीम नहीं बना पा रहे। तो जब वो टीम नहीं बना पाएंगे तो वो चुनाव की तैयारियों में बीजेपी को लगाएंगे कैसे? ये ठीक है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ वर्कर हैं, ये सब ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पार्टी में, संगठन में लीडर देने पड़ेंगे। पंकज चौधरी ने शुरुआत में बहुत जिलों का दौरा किया, लेकिन अब टीम ही नहीं बन पा रही तो बेचारे दौरा क्या करें? तो वो जिलों में भी बड़ी मुश्किल है उनके लिए जाना, कि जब जाएंगे तो टीम, और 6-7 महीने से अब जाकर किसी तरह वो तकरीबन 90% जिला और शहर कमेटी की स्थापना कर पाए, वरना वो लिस्ट भी रुकी हुई थी। 28 जिलों की लिस्ट थी। मोर्चा और प्रकोष्ठ तो भूल जाइए, उसका तो अभी कोई नाम लेवा नहीं है। मुख्य संगठन ही नहीं बना तो ये मोर्चा प्रकोष्ठ कहाँ से बनेंगे? तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक बेहद ताकतवर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसा संगठन, उसके पदाधिकारियों की सूची, उसके अध्यक्ष को उसकी टीम मनमुआफिक क्यों नहीं मिल पा रही? जो समस्या भूपेंद्र चौधरी ने फेस की, सेम वही सिचुएशन पंकज चौधरी की होती जा रही। 1 या 2 महीने नहीं, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया और पंकज चौधरी अकेले बैठ लिए, पैड बांधे, हेलमेट लगाए खड़े हैं। उनके बाकी टीम के सदस्यों का ऐलान नहीं हो रहा है। तो कुछ तो है, क्या कुछ है? आज इसी विषय को तलाशेंगे, कुछ बयान। ये संगठन इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, ये इंजन टकरा रहे हैं इनके। ये डबल इंजन जो बोलते हैं, ये इंजन टकरा रहे हैं। एक यूपी का इंजन है, एक दिल्ली का इंजन है। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के कारण संगठन इनका नहीं बन पा रहा। पदाधिकारियों का विस्तार कैसे हो जब वो हर नेताओं के अपने अपने लोग हैं, हर नेताओं के अपने अपनी जातियों में प्रभावशाली लोग हैं और उनके नाम को तय कराना चाहते हैं और वो नाम तय नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपस का झगड़ा है। और नाम जब तक तय नहीं होगा वो दिल्ली में तय होगा, दिल्ली दरबार जो चाहेगा वही होगा। दिल्ली दरबार में जो आपसी खींचतान है, अमित शाह की गोल अलग, योगी जी की गोल अलग, पंकज चौधरी की अलग, कहाँ तक आपस में कहाँ सामंजस्य बैठ पाएगा? ये भाजपा का संगठनात्मक मामला है और भाजपा उसको सही समय पर सब तय कर लेगी। उसमें कोई सवाल जवाब की मुझे नहीं लग रहा है। हमारी पार्टी मीटिंग करती है, विचार करती है नामों पर, लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केशव जी कि जब फैसला होगा तो सूचना मिल जाएगी। बात सही भी है, लेकिन यही अगर समाजवादी पार्टी के अगर प्रदेश यूनिट नहीं बनी होती तब तक बीजेपी ने बहुत शोर मचाया होता और पूछा होता सवाल, तो वही सवाल अब पलटकर बीजेपी से। तो सुनील शर्मा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, अनुराग वर्मा बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं,
और इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। भाई शर्मा जी, ये क्या माजरा है कि आपकी पार्टी के अध्यक्षों को अपना संगठन बनाने की, अपनी टीम बनाने की इजाज़त नहीं मिल रही है? जो भूपेंद्र चौधरी ने झेला, अब हमारे बेचारे पंकज जी भी वही झेल रहे हैं। तो ऐसा क्या मामला फंस गया है? थोड़ा हम लोगों को इनलाइटन करिए, हम लोगों को थोड़ा बताइए, मार्गदर्शन करिए कि ये कौन सा तर्कस से तीर निकल रहा है जो अब तक निकल ही नहीं पाया है। और ये प्रश्न मुझसे है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। हमारे यहाँ बूथ पर भी 11 कार्यकर्ताओं की टीम काम करती है और बूथ गठन से लेकर के केंद्रीय गठन तक सारा वर्ग पारदर्शिता से होता है और कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि संगठन में किसी को बिना पूछे बताए या किसी के बिना विचार विमर्श के कोई काम हो। संगठन का गठन होगा, मजबूत होगा और जब होगा आपके सामने। अरे भैया कब होगा? सारी प्रक्रिया चल रही है, अभी जिलों के सम्मेलन हो रहे थे, अभी उससे पहले। अच्छा देखिए, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं दिल्ली से हमारे साथ, अनुराग जी, उनको भी थोड़ा आप बताइए ना। वो बड़े पशुपेश में है पिछले 1 महीने से कि रोज अखबार में छपता है, आज आ रही है, कल आ रही है। और अनुराग जी परेशान है, आज मुझसे कह रहे थे कि मिश्रा जी ये सवाल जरूर पूछिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल पूछिएगा, सवाल का जवाब भी देंगे, पूरे संतोष के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। पार्टी का गठन बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके सामने सूची आने वाली है। प्रदेश की टीम हमारी लगभग बन चुकी है और उसमें कुछ चीजें होती है साहब। बात यह है क्या होती है, मतलब कोई गुटबाजी है, कोई असंतुलन है, कोई असमंजस है, दिल्ली लखनऊ में कोई मामला फंसा हुआ है? आप लोग अध्यक्षों को इस तरह से रेफ्रिजरेटर में क्यों बंद कर देते हैं? देखिए, रेफ्रिजरेटर में कोई बंद नहीं है। हमारे यहाँ 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत किसी परिवार की पार्टी नहीं है। विचार विमर्श करते हैं, सोच विचार के निर्णय लेते हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो अधिक मास चल रहा है, मैं आपको बहुत एक कारण भी बता दूं, अधिक मास समाप्त हो जाएगा 13-14 भैया सुनिए, आप इसके पहले मलमास बता रहे थे, मलमास के बाद कुछ और बता रहे थे, फिर चुनाव बता रहे थे। नहीं, चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव में लगी थी पार्टी तब। तो आपकी बातों से मुझे शर्मा जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको संगठन नामक वस्तु की अब जरूरत नहीं रह गई। आपके लिए पदाधिकारी इरेलीवेंट है, संगठन बने चाहे ना बने, आपकी मशीन तो चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संगठन हमारा आदमी चल। आपने पदाधिकारियों को इरेलीवेंट कर दिया है। लेकिन जो पदाधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी पहले से, वो भी तो काम कर रहे हैं। संगठन हमारा शुरू थोड़ा ही है। अरे क्या करें, पता नहीं पंकज जी उनको टीम में रखेंगे नहीं रखेंगे, कोई कैसे करेगा आप बताओ? नहीं नहीं, सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ टीम वर्क ही काम करता है। कैडर बेस कार्यकर्ता बेस पार्टी है हमारी, जो काम कर रहे हैं वो भी दायित्व। मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि किसी को आपने दायित्व दिया तो उसको अधिकार भी दीजिए और अपनी टीम भी चुनने दीजिए। शोपीस मत बनाइए। पंकज चौधरी जन नेता हैं, मेहनती हैं, अपने दम पर जीत कर आते हैं, लोकसभा जीत कर आते हैं, उनको काम का मौका दीजिए। उनके साथ भूपेंद्र चौधरी वाला काम मत करिए। देखिए, पंकज चौधरी हमारे बहुत सीनियर नेता है, मजबूत नेता है और उनको टीम भी बहुत मजबूत मिलेगी जो 2027। अरे भैया कब मिलेगी? वर्ल्ड कप के बाद जब मैच हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी निकलेंगे जो हर बॉल में चौके और छक्के मार के पार्टी को जिताने का निकले, बस निकल आए। ये बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी आपका स्वागत। और मुझे बताइए कि क्या चल रहा है बीजेपी में? अगर आप होते इनकी जगह तो अब तक तो आपके गए, मतलब छाती पे बैठ के आपका बाल और पकड़ लिए होते बीजेपी वाले। आपने कभी इनसे पूछा कि इनका संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? ब्रजेश जी देखिए, आप बधाई के पात्र हैं और आपकी हिम्मत की जितनी भी सराहना की जाए वो कम। इसमें कौन सी हिम्मत की जरूरत? आपने बीजेपी के दुखती रथ पे हाथ रख दिया ना। बीजेपी की जो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनके पदाधिकारी बनने के इच्छुक हैं, उनकी उम्मीदों पे आपने, उनकी दुखती रथ पे आपने हाथ रख दिया। देखिए, अभी तक तो हम कहते थे कि इनकी डबल इंजन की सरकार। शर्मा जी पहला राउंड है, इसमें कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता, कृपया सुने।
अब तो आम जनमानस और मीडिया भी कहने लगी इनके डबल इंजन में टकराहट है। देखिए इनको पंकज चौधरी जी, इनके जो प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं, इनको तलवार तो दे दी, तो इनसे क्या तलवार मयान में ही रखना, इसको चलाने की कोशिश भी मत करना, इसको हिम्मत भी मत दिखाना। आप बता दीजिए मुख्यमंत्री में और संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष में आपस में सामंजस्य अगर अच्छा हो तो आप बता दीजिए। दोनों एक ही जनपद से आते हैं, दोनों गोरखपुर से आते हैं। मैं समझता हूं पंकज चौधरी जी पहली बार सभासद गोरखपुर से ही बनकर के आए थे। कितने बार आपने इनके साथ मंच पे साझा करते हुए आपने देख लिया, फोटो देख ली होगी। तो इन लोग में आपस में प्रदेश में टकरा, हम तो कहते थे पहले तो इंजन टकरा रहे थे, अब तो बोगियां आपस में टकरा रही, आपस में इनकी बोगियां टकरा चुकी हैं और ये समझ चुका। पर ये बीजेपी है, अभी आपको अंदाजा नहीं है, इनके लिए ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। अच्छा, पदाधिकारियों के नाम, मोर्चों के नाम, इनका पूरा एक फॉर्मेट है, जहां तक बूथ से लेकर प्रदेश तक, जहां तक हम वो समझते इस हैं फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए तो पदाधिकारी हैं नहीं है, ये कोई मैटर ही नहीं करता। आदरणीय विजय जी, जहां तक हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है। कहाँ है संगठन इनका? यही के लोग कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते थे। कहाँ है इनका संगठन? जो पुराने वाले हैं वो तो काम कर रहे हैं ना। कौन काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, किस दायित्व से काम कर रहा है, कौन सा उनको दायित्व दे दिया गया, ये इनका अपना, हमें तो कहीं नहीं दिखता। हम लोग भी रोड पर रहते हैं, ट्रेनिंग सड़क पर कराई रहते ना, हैं, प्रशिक्षण लोगों के बीच जिले में कराया, ये प्रशिक्षण करते रहेंगे। और समाजवादी पार्टी देखिए आज बहुत आगे निकल चुकी है, जनता के बीच में है, जनता से जुड़ी हुई है। पीडीए समाज जो है हमारा पूरी तरीके से एकजुट है, एक गुट है। और समाजवादी ऐसा ना हो कि बीजेपी की सूची आए और वो देखकर आप बेहोश हो जाएं। इतनी तगड़ी, अभी शर्मा जी बता रहे थे कि हर खिलाड़ी सूर्यवंशी होगा उसमें मतलब चौके छक्के लगाएगा। अभी शर्मा जी कह रहे थे, अभी कह रहे थे शर्मा जी। अच्छा आप बताइए कि ऐसा तो है नहीं किसी पूछवा दें और गवाही में अनुराग जी। अच्छा आप बताइए, आपकी टीम ने या आपके जो है गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बीजेपी के अधिकृत स्पोक्सपर्सन, हमारे शर्मा जी अधिकृत हैं? नहीं अधिकृत नहीं, हमें तो नहीं लगता कि अधिकृत। सीनियर लीडर है, पूरी जवानी जीवन दिया बीजेपी को। आज तारीख दे करके जाएं, पूरी जवानी और जीवन आज दिया। तारीख बता करके जाएं कि कितने तारीख को जो है ये संगठन। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आज तारीख बता करके जाएंगे। अनिल दुबे जी को बुलाता हूँ, ये बीजेपी के सहयोगी आरएलडी से हैं, इनको भी कुछ जरूर पता होगा। दुबे जी, आपके संगठन का जो मेजर पार्टनर है बीजेपी, उसके संगठन की सूची क्यों नहीं आ रही? कोई परेशानी है? आप लोग से कोई बात हुई? आपको तो पता होगा क्यों नहीं आ रही है। देखिए ब्रजेश जी, ये हम सरकार में सहयोगी हैं, सरकार चलाने में सहयोगी हैं, और संगठन वो अपना खुद बनाते हैं। अच्छा, मैं भूल गया था कि आप संगठन में सहयोगी। हम उनके संगठन चलाने में सहयोगी नहीं हैं। संगठन के बारे में तो ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं बहुत लंबे समय तक। अच्छा, उनको पता है? भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कवर किया है, और अगर इस पे मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बताएंगे। लेकिन जहाँ तक चूँकि आपने प्रश्न किया है, हम एनडीए में हैं, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी अध्यक्ष का अपना अधिकार होता है कि अपनी कमेटी अपने हिसाब से बनाएगा भैया, बनाएगा। और जिस तरह से उनकी आए, उनका स्वागत सत्कार पार्टी ने किया, और जिस तरह से वो एक्टिव हैं, अनुभवी हैं, कई बार से वो सांसद हैं, तो मुझे लगता है वो अपनी कमेटी खुद बनाना चाह रहे होंगे। और जल्दी जो राजनीतिक गलियारों से और जो सहयोगी होने के नाते हम लोगों को जानकारी है, मुझे लगता है कि इसी सप्ताह। पंकज चौधरी ने शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत दौड़े, उनका स्वागत हुआ, एक्टिव रहे, जिलों के दौरे में गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ फरवरी मार्च के बाद उनको समझ में आ गया कि अभी माहौल जो है वो दिल्ली की तरफ से पूरा सिग्नल नहीं है। नहीं, देखिए वो तो सब पार्टियों की, हर पार्टी की अपनी नीति है। भारतीय जनता पार्टी अरे चुनाव सर पे भैया, चुनाव है, उनका संगठन है, उनको तो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में रहती है। आपका संगठन तो है ना? और नहीं, हम लोग तो पूरा अध्यक्ष हैं आपके? नहीं, हमारा तो पूरा संगठन ही लगा हुआ है। हमारे नेता तो जो है रैली और सभाएं करना शुरू कर चुके हैं। अब वो कल अभी मुरादाबाद में रैली हुई, मैंने देखा, अपने चैनल पे आपने कवर किया। मुरादाबाद में उन्होंने रैली की, बागपत, मेरठ, अमरोहा और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली वो रैलियां कर चुके हैं। तो सही जी। ये मुरादाबाद में आपका क्या था जो वहां पर ललकारने गए थे? नहीं, कहा नहीं है। चौधरी साहब की थाती पूरे उत्तर प्रदेश में है। चौधरी साहब की थाती है, उस थाती को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललकारने तो नहीं गए थे सपा वालों को, क्योंकि वहां से सपा की सांसद हैं। नहीं, सपा भी जो है कभी लोकदल से ही निकली हुई समाजवादी पार्टी भी है। तो चौधरी साहब की विचारधारा पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह। देख लो भैया, आपका मन न बदल जाए बाद में, मुझे तो बड़ा डाउट हो रहा है। नहीं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग 2027 को
मजबूती के साथ लेकर के चल रहे हैं। ये और मुरादाबाद में आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? ये बीजेपी को दबाव में लेने के लिए या सपा को? नहीं, इसमें शक्ति प्रदर्शन, हम अपना दल बनाए, हम अपने दल को मजबूत करने का काम करें, हमें तो शक्ति प्रदर्शन करना ही है। शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जनता हमें बुला रही है, हमारे नेता को बुला रही है, उनका स्वागत जनता सत्कार बीजेपी करने को तो- बुलाएगी, आपको क्यों बुलाएगी? नहीं, जनता क्या, हम राजनीतिक दल नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है हम ही हैं वहाँ पर, हैं? हम ही लोग हैं वहाँ पर, हम ही लोग किसानों के लिए काम कर रहे अच्छा, बीजेपी वहाँ नहीं की- है वहाँ पे? नहीं, बीजेपी है, तभी तो बीजेपी के साथ गए। जब बीजेपी हमारी चौधरी साहब की नीतियों को, उन्होंने कहा कि हम चौधरी साहब की नीतियों पर हम भी चल रहे हैं, और उन्होंने चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम किया, भारत रत्न देने का काम किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप के ये सबको- बताओ, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, बीजेपी से परमिशन ले रहे हो जो मुरादाबाद में किए हो? नहीं, हम और बीजेपी मिल करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जयंत चौधरी जी तो दो तीन सभाएं खुद उन रैलियों में ज्वाइंट हुई। तो मुरादाबाद में तो बीजेपी के एक भी नेता अब आपके वो मंच पे राष्ट्रीय नहीं था। लोकदल का अपना कार्यक्रम है, राष्ट्रीय लोकदल जो संयुक्त होगा वो भी करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि 2027 में एनडीए को फिर से बहुमत में लाना है, एनडीए को फिर से उत्तर प्रदेश में काबिज कराना है। यही राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य है। और जो आपका प्रश्न है, कमेटी बहुत जल्दी, मैं समझता हूं जो सहयोगी के नाते जो मैं राजनीतिक गलियारों में से जानकारी है, बहुत जल्दी शीघ्र आ जाएगी। आपका ये सवाल आपको अब अगली बैठक में तो हो मैं सकता है रोज ही अपना सुन रहा करना। हूँ शीघ्र। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी, जो हाल बीजेपी का है वही हाल आपका है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन पता ही होगा, आप प्रवक्ता हैं तो आपको ज़रूर आइडिया होगा। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी भी अध्यक्ष छोड़ पूरा संगठन भंग पड़ा हुआ है। आपको याद भी है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संगठन भी बनाना है? ब्रजेश जी नमस्कार, आपके पूरे पैनल को और दर्शकों को भी मेरा व्यक्तिगत नमस्कार। ठीक कहा आपने, कांग्रेस पार्टी का अपना एक संगठनात्मक कार्य जो है प्रयास हो रहा है कि हम करें। अजय राय जी एक रुझारू और सच पूछिए तो लड़ाका व्यक्ति हैं, बस वही और एक अकेले खड़े अनुभवी हैं। व्यक्ति जो हैं हमारे जो अविनाश पांडे जी हैं, उनका कहीं ना कहीं सहयोग उनको मिल रहा है। दोनों के आपसी सहयोग और स्टेट के जितने लीडर्स हमारे हैं उन लोगों के आपसी तालमेल के साथ हम लोग जो है संगठन पर लगातार कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। संगठन सृजन के माध्यम से अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, देश के अन्य भागों में भी और उत्तर प्रदेश में भी। अब उसको हम जो है नीचे के स्तर पर भी ले जाने का काम मैं कर रहे हैं। टोकना नहीं चाहता, प्रदेश लेकिन की आप भी लोग कुछ ऐसा कमेटियां क्या धीरे-धीरे अंदर बन अंदर रही हैं, पकाते अलग-अलग रहते विंग हैं और कि वो संगठनों का। सृजन हो रहा है, सृजन हो रहा है। ये जो शब्द है सृजन, यही शर्मा जी कह रहे थे, यही आप भी कह रहे हो। तो ऐसा क्या सृजित कर रहे हो कि इतना नायाब सृजित कर रहे हो कि वो सृजित ही नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं। सभी सीनियर जो अलग अलग राज्यों के ऑब्जर्वर हैं वो जाकर के ग्राउंड में स्थिति को समझते हुए, और ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग समर्पित लोग काम करने वाले हैं उनमें से एक जो है टीम सेलेक्ट करने का काम प्रोसेस शुरू है। साथ में हम लोगों ने लगातार संवाद के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण का भी काम शुरू किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत समर्थित जो विचारधारा के लोग हैं वो मिल करके कांग्रेस के लिए आगे बढ़ें, कांग्रेस के जो वैचारिक आधार है उसको ग्राउंड पे लाएं, और जो वंचित समाज के लोग हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जगह मिले आने वाले समय में चुनावों में भी। अपने संविधान संरक्षण को लेकर के हर जगह आपने देखा किस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी भी, या भाई संविधान तो बच ही जाएगा, लेकिन पहले संगठन तो बना लो भैया। आपसे तो संगठन भी नहीं बन रहा। फाउंडेशन है नहीं, संगठन पर ही काम अभी चल रहा था, और संगठन एक स्तर पर तैयार है ग्राउंड लेवल पे। प्रदेश की भी कमेटियां बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि जो चर्चा आपकी चल रही है, मुझे लगता है 2-4-5 दिन में हम लोगों की कमेटियां अच्छा, कुछ सेटिंग किए हो क्या? वो भी कह रहे हैं शर्मा जी कि 2-4 दिन में कमेटी को लेकर क्या, ये भी कह रहे हैं 2-4 दिन में हमारी दे देंगे। कोई मतलब मसला है आप लोगों का? नहीं, बस एक छोटा टिप्पणी, चूंकि आज भाजपा के संगठन पर आपने बात रखी है और उनका आंतरिक मामला है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करूंगा। कैसे करोगे जब आपका खुद का घर ठीक नहीं है? भाजपा को तो अब जरूरत पड़ती है जी। आवाज थोड़ी, शुक्रिया आपका। कृपया हमारे साथ उपाध्याय जी जुड़े रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम में अनुराग वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अनुराग जी, आपको तो पता होगा कि पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे, तो बताइए।
देखिए ब्रजेश जी, अगर कोई भी ऐसा दावा करता है कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्या चल रहा है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति की हालत ये हो गई है कि जो पहले प्रोसेसेस हुआ करते थे वो खत्म हो गए, या एक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हट के सभी राजनीतिक दलों में हुआ क्या कि कुछ लोगों के हाथ में राजनीतिक दल सेंट्रलाइज हो गए हैं। अब मतलब इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई निर्णय लेता है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो वो वहां पे ये भी, वहां का भी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है कि एक ही जगह से निर्णय होते हैं। और जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें हालत ये है, उसमें तो एक परिवार का चलता है। तो अब हमें ब्रजेश जी इस चीज को मान के चलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें जो निर्णय लेने का जो पावर है या मैंडेट है, बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में है। यूपी की अगर बात करी जाए, देखिए इस समय यूपी जो है थोड़ा सा बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यूपी इसके बाद जो लोकसभा के चुनाव भी होने हैं उसकी भी यहां से एक तरह से नींव पड़नी है। जी इस बार अखिलेश समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए का फार्मूला है, अब चूंकि उनका एमवाई समीकरण फेल हो चुका है, कि उनको यह समझ में आ गया कि एमवाई समीकरण से बात नहीं बननी, अब कि उनको जो ग्राउंड पे पीडीओ को इंप्लीमेंट करना है, कि पीडीए उनका मॉडल सक्सेसफुल अगर हो गया, अगर वो प्रयोग सफल हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत अच्छे तरह से वो लड़ पाएंगे। इसलिए बीजेपी के सामने भी ये चैलेंज है कि अखिलेश यादव जी का जो पीडीए मॉडल है वो सफल ना हो, तो जो भी जो पदाधिकारियों में जो समीकरण बनना है वो दो चीजों को बहुत संभाल के बनाना है। एक तो जातीय समीकरण को कैसे साधना है, महिला रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, और देखिए बीजेपी में चुनाव, जो आपने भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए मतलब संगठन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर जी संगठन मैटर कर रहा होता तो निर्णय इस तरह से सेंट्रलाइज नहीं होते। इवन ये सारी पार्टियों में यही हालत है। क्या समाजवादी पार्टी क्या संगठन के तौर पे इतना, भाई वहां पे भी तो नेताजी के नाम पे तो हमेशा आप वोट ये पड़े हैं, कहना अखिलेश जी के चाहते नाम पे। हो कि संगठन में पदाधिकारी अब इरेलीवेंट हो गया, बहुत मैटर नहीं करता, इसलिए चाहे उसको 6 महीने साल भर लटका के रखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल, मतलब मैं तो आज के पिछले कई सालों से ये चीज देख रहा हूं। आप कांग्रेस बिना संगठन के चुनाव कितने सालों से राजनीति कर रहा है। नहीं, अभी भी उनके यहाँ नहीं कांग्रेस है में तो कोई, और उनको कोई गिला भी नहीं है इस बात का। हाँ, तो अब आप देख लीजिए ना, तो ब्रजेश जी, संगठन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, उस संगठन का मतलब क्या रह गया जब राष्ट्रीय दल, मुख्य विपक्षी दल बिना संगठन की राजनीति पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि उनके ऑल ओवर इंडिया उन्होंने संगठन जो खत्म किए थे वो दोबारा बनाया नहीं। तो बहुत शुक्रिया वर्मा जी, कृपया हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमें समय देने के लिए। तो आप सर इस पर रोशनी डालिए कि पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि बहुत ताकतवर हैं, दिल्ली का पूरा संरक्षण है उनको और दिल्ली से बहुत ताकत मिली है और आते ही वो अपनी टीम का ऐलान करेंगे, पर 6 महीने से अधिक हो गया। हम केवल ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन सुनते हैं कि अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। अब तो इंतज़ार की इंतहा पार हो गई। हाँ ब्रजेश जी, ये कहानी शुरू होती है लोकसभा चुनाव से, और लोकसभा चुनाव में जो असफलता मिली बीजेपी को, उसी जगह से एक बीजेपी ने जांच कराई थी। उससे पता चला कि साहब मनमाने ढंग से पदाधिकारी बनाए गए, मनमाने ढंग से जाति समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद इन्होंने एक फार्मूला बना दिया। और आपको याद होगा कि जो इनकी शुरुआत कब से होती है चुनाव की, कि 24 दिसंबर को पहली सूची मंडल 24 दिसंबर 24 को जी मंडल अध्यक्षों की सूची आनी थी। हाँ आनी थी, सही कह रहे हो। और उस मंडल अध्यक्षों की सूची को दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली तलब कर लिया गया, और एक एक नाम पर कि कौन बैकवर्ड है, कौन क्या है, कैसे कितने प्रतिशत क्या है, वहाँ पर जनसंख्या का आधार क्या है, जनसंख्या के आधार में सबसे बड़ी जाति क्या है,
ये सारे उससे मंडलों की नियुक्ति हुई थी। आपको याद होगा अप्रैल में करीब ये जो 24 दिसंबर को होना चाहिए था वो अप्रैल में घोषित हुआ। जी। तो ये एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने। और इसके बाद जिलाध्यक्षों को आप देख लीजिए क्या किया है। अब वो तो अब तक बनाए जा रहे हैं। ये कह दूं कि साहब यहाँ से यह प्रदेश अध्यक्ष तय कर देगा तो ये गलत होगा। अब वो चीज़ें नहीं है। कम से कम 2 दर्जन बैठकें इन्हीं पदाधिकारियों के लिए दिल्ली में हो चुकी हैं। विभिन्न तो नेताओं ऐसे के कौन अलग से अलग नगीने ढूंढे जा रहे हैं कि पर विचार करना है कि साल भर से बैठक 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 बैठक, कोई नगीन, कोई तो नगीने होंगे इनके पास। देखिए कोई नगीने नहीं जुड़ रहा है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और ब्रजेश जी मैं आपको कह दूं बीजेपी को वो लगेगा ये जो पदाधिकारी हैं ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि साहब इनसे सब कुछ बदल जाएगा। ये बीजेपी नेतृत्व भी जानता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, इसके पहले बता चुका हूँ। ये एक नेता मुझसे मिलने आए थे और वो जो है कोई पदाधिकारी नहीं थे और बार बार वो फ़ोन करें कि साहब आज की बैठक में जा नहीं पाए, हम तो बीमार हो गए थे। और एक फ़ोन आए, फिर 2 बार बार यही परेशान। तो हमने कहा कि आपके पास 1 दर्जन फ़ोन आ चुका है, आप जा नहीं पाए, आपने बता दिया एक जगह। अरे कहने लगे आप नहीं समझिए, एक एक कार्यकर्ता को एक एक जिम्मेदारी दे दी गई है। यदि हम बैठक में नहीं जा पाए हैं तो वो यहाँ भी फ़ोन से मॉनिटरिंग हो रही है और दिल्ली से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो उनका एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। अब नए पदाधिकारी आ जाएंगे वो अलग काम करेंगे, लेकिन इन नए पदाधिकारियों में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, किस जिले तो में भैया किससे ब्रजेश जाता जी, है, कौन से संतुलन का सिद्धांत है कितना फर्क जो इतना असंतुलित है कि ये संतुलित नहीं हो पा रहा है? इसलिए संतुलित नहीं हो पा रहा है कि आगे चुनाव है 6 महीने में। ओके। और 2024 का जो परिणाम है बस और डरवाता है, वो और परेशान करता है, वो और चुनौतियां पेश करता है। वो ये बताता है कि साहब थोड़ी सी चूक आपके लिए भारी पड़ सकती है। वीरेंद्र जी आ गए, वो इस संतुलन के सिद्धांत को बताएंगे कि परेशानी क्या है। वीरेंद्र जी आप बताइए, और सब लोग यहाँ बड़े आतुर थे आपको सुनने के लिए कि ये संतुलन क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। देखिए ये लोग 1.5 साल तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए थे और उसके बाद अब ये 6 महीना से पदाधिकारी नहीं चुन पा रहे हैं। बड़ी पार्टियां जो होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिनमें दिल्ली से फैसले होते हैं, वो अपनी सुविधा से चलती हैं। उनको ज़रूरत है तो तुरंत फैसला होगा। कार्यकर्ता को मामला है तो थोड़ा तरसाएंगी। बस बात इतनी सी है। एक नारा आपने सुना है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब आप सोच लीजिए कि जैसे सरकार बनती है तैसे संगठन बौना हो जाता है और नेता चिल्लाने लगते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और गमले में लग गया है संगठन। अब कहाँ बड़ा है? जब संगठन के नेता से कह दो भीड़ इकट्ठा कर ले और सरकार के नेता से कह दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी मुख्यमंत्री हैं तो उनके अलावा कौन और भीड़ बीजेपी में इकट्ठा कर पा रहा है? संगठन बनता रहता है। संगठन जब सरकार आ जाती है तो संगठन खाली पदाधिकारी बताने के लिए होता है कि फला जात का व्यक्ति हमारे यहाँ देखिए फला पद पर है। बस इससे ज़्यादा संगठन और क्या? बीजेपी में नया संगठन नहीं आया तो क्या हुआ? कोई काम रुका तो है नहीं। ये अपने पदाधिकारियों से रोज काम ले रहे हैं। सांसद विधायक सबको लक्ष्य दिया हुआ है, वो रोज काम चल ही रहा है। अब संगठन आए ना आए इसकी कौन परवाह करेगा? वैसे आपने देखा कि सरकार ने अभी मंत्रियों को प्रभारी जिले बांट दिए, तो काम चारों तरफ चल रहा है एज इट इज। खाली पदाधिकारी ही नहीं बदले हैं नाम, बाकी सब ऐसे ही है। और बात देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनको समायोजित करने की है कि कुछ नए लोग आएंगे, उनको नए सिरे से काम करेंगे।
अब कार्यकर्ता तो हमेशा तरसता रहा, सरकार में भी तरसा, संगठन में भी तरसेगा। भाई निगम और बोर्ड के 5 साल से चेयरमैन और मेंबरों के पद खाली है सरकार में, कहाँ कार्यकर्ताओं को समायोजन मिल पाया? बड़ी मुश्किल से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, साल 1.5 साल के बाद काफ़ी तैयारी चली, और जो अभी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, दौरा करना है, और थोड़ा वो धीमे भी चलते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अब एक आदमी को 75 जिलों में दौड़ना भी है, संगठन भी बनाना है, दिल्ली में मीटिंग भी करनी है, अपना मंत्रालय भी संभालना है, ये कोई आसान काम नहीं है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बड़ी मुश्किल के बाद बदला था। अब चुनाव तक अगर नई कार्यकारिणी आ जाएगी तो बड़ी बात है। वैसे देखिए, जब कोई पार्टी, कोई नेता बड़ा हो जाता है तो उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो सवाल पूछने को बुरा मानता है। बड़े लोगों को खाली आदेश देना होता है। तो कार्यकर्ता और जो पार्टी के लोग हैं वो इंतज़ार करें कि उनकी बारी आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि सूची आ गई होती, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के पुत्रों और पुत्रियों को समायोजित करने के नाते विवाद हो गया। उनका समायोजन ठीक से हो, इसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी की सूची रुक गई। अब ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन एक चीज़ ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी में कोई पदाधिकारी रहा है, इससे वोट नहीं मिलता है। बीजेपी में वोट योगी और मोदी के नाम पर है, इसलिए वो ज़्यादा परवाह भी नहीं कर पाती कि किस किस कार्यकर्ता को मतलब क्या आप मिल ये रहा है। कहना चाहते हैं कि पदाधिकारी रहें चाहे ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो ये कह सकते हैं, क्योंकि भाई बीजेपी का जमाना चल रहा है। ये जिसको कमल के फूल का टिकट दे दें वही जीत जाएगा। जीत रही सरकार बन रही है, तो उसमें कोई पदाधिकारी चमत्कार करेगा, कोई नेता, एक दो नेता आने जाए, वो परवाह भी नहीं करते। तो ये शर्मा जी तो अभी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे नगीने चौके छक्के ही सिर्फ लगाएंगे। ये देखिए, देवतुल्य शब्द इनके पास एक तो है, ये देवतुल्य उनको बताते हैं। देवतुल्य क्या लेकिन मतलब देवता की तरह इनके यहाँ कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ओके ओके, लेकिन ये उनको तरसाते बहुत हैं देवता को अपने उनको कुछ देते नहीं है जल्दी। वैसे देवता को न तरसाओ या नाराज हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। वैसे ब्रजेश जी, एक बात कहूँगा कि भाजपा का काम पदाधिकारी करें न करें, आरएसएस जो संघ है वो अपना काम, हिंदुत्व का काम कर रहा है जी। उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता है। केंद्र में पार्टियां, उनकी पार्टी है वो अपना सर्वे कराती रहती है, उसके पास बहुत सारे जातीय समीकरण हैं। मायावती को मजबूत करना देखना चाहती है बीजेपी, वो चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी गठबंधन कर लें। वो चाहती है कि कांसीराम को मरणोपरांत वो भारत रत्न दे दे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीजेपी के पास हैं जहां पदाधिकारियों की सूची गौड़ हो जाती है। आप ये 4 लाइन की कविता सुन लीजिए अब, कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, और ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन जी। और दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन, और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यह सीधी सी बात स्वीकारे कौन। वाह, अब आपकी यही बात मैं शर्मा जी तक पहुंचाता हूं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा राउंड है डिबेट का। इसमें दिए गए नियत समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं सुनील शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। शर्मा जी, वैसे तो आपने बहुत उपदेश दिया, आपकी पार्टी भी बहुत देती है, लेकिन खुद पर आप उस उपदेश की कोई पालना नहीं करते हैं।
वरना कोई कारण नहीं था कि 1.5 साल तक अध्यक्ष नहीं खोज पाए। जब खोज के बनाए तो अब उसको ताकत नहीं दे रहे हैं, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह आप 1.5 साल तक मंत्रिपरिषद का विस्तार करते रहे, किसी तरह जाके वो परिषद का विस्तार हुआ तो विभाग नहीं बट रहे थे। कुछ तो प्रॉब्लम आपके यहाँ बड़ी चल रही है। देखिए जी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सोच विचार के जो निर्णय होते हैं सही निर्णय होते हैं, और हम अपने निर्णय जो लेते हैं निर्णय को वापस नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात, ये अन्य जो दल है, अब समाजवादी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में प्रदेश में रहने वाला है। बाकी कांग्रेस में कुछ है नहीं, उनके यहाँ तो न संगठन है, न कार्यकर्ता है, कोई नेता है। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा। हाँ 6 है, हाँ 6 मेंबर है, लेकिन मैं ये बताना विधायक कितने हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी है, वो एक परिवार की पार्टी है, वहां निर्णय 2 ही लोग करते हैं बैठ के, और वो निर्णय जितना करना हो जैसे करना है वो कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो निर्णय होते हैं सामूहिक होते हैं। आपके यहाँ तो इतना बढ़िया लोकतंत्र है कि समाजवादी पार्टी को तो रजाई में छिप जाना चाहिए। नहीं, रजाई में समाजवादी पार्टी छिपे न छिपे ये उनका काम है, लेकिन हमारे संगठन को लेकर जितने हम उत्साहित हैं उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, अन्य लोग उत्साहित हैं। तो ये चिंता ये कर रहे हैं कि ये कौन सा अपना संगठन खड़ा कर। भाई ऐसे कौन से आप रत्न ढूंढ रहे हैं कि वो नगीने आपको अपने ही लोगों में नहीं दिख रहे? नगीने हमारे पास हैं, और जो नगीने निकल के आएंगे, जिस तरह बंगाल में विजय हुई है उसी तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते जाएंगे। उन्हीं नगीनों के दम पे जीतेंगे, हमारे नेतृत्व के दम पे जीतेंगे, पंकज चौधरी की दम पे जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ की दम पे जीतेंगे, माननीय मोदी जी। अरे भाई, तो पंकज जी 11 की बैटिंग अकेले कर लेंगे, 11 की फील्डिंग अकेले कर लेंगे, 11 की नहीं, आज भी टीम उनके पास लेंगे। है ना। आज जो पुरानी टीम काम करती वो भी तो उनका साथ काम कर रही है। मतलब नई टीम नहीं दोगे, ये मान लें वो? अब नई टीम भी आएगी, समय आ जाने दीजिए। 15 तारीख के आसपास। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 15 तारीख के आसपास आ जाएगी। किस इसी 15 तक? जी पक्का जी, कह रहे हैं 15 तक आ जाएगी। और आपके यहाँ क्या कह रहे हैं? कुछ एक परिवार के हैं आप लोग सिर्फ, उनके यहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है बता रहे हैं। दिख रहा है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दिख रही है। यहाँ से लेके वहाँ दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, कोई नहीं टकरा है। शर्मा जी जरा इनको बोलने दें। शर्मा जी, देखिए ब्रजेश जी, पहले आम आदमी, आम जनमानस या इवन मीडिया के लोग भी कहते थे कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है और यही सरकार बनाएगा। आज तो संगठन है ही नहीं, और संगठन जो बनने वाला है वो भी कैसा संगठन बनेगा ये भगवानी मालिक है, ये जान सकते हैं। इनका देखिए, संगठन की एक अपना दायित्व होता है, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। मनोबल प्रभावित होता है। आपको पता है बीजेपी के पदाधिकारियों का मनोबल प्रभावित आज की तारीख में, कि उनकी टीम ही नहीं बन पा रही है बेचारों की। आज की तारीख में सर बीजेपी जो है लेटगो की प्रणाली पे चल रही, प्रक्रिया पे चल रही है। जतिन प्रसाद जी की विधान परिषद की सीट कब से खाली है? आज तक नहीं भर पाई है। नामित पार्षद 3 साल में अब बना पाई है। निगम के, आयोग के। तो आज की तारीख में बीजेपी और कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है, जबकि हर चीज का, हर संगठन का अपना एक महत्व होता है। अभी वीरेंद्र भाई ने कहा कि सरकार, बीजेपी में बहुत कोई महत्व नहीं है। नहीं, देखिए अगर होता तो अब तक बन गया। अच्छा, तो फिर पहले आप लोग क्यों कहते थे कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है? नीचे मजबूत है ना। नहीं, कहाँ नीचे मजबूत है? जब संगठन ही नहीं तो मजबूत क्या? और मजबूत क्या मजबूत नहीं? 1.5 साल में अध्यक्ष बना पाए तो 3-4 साल में बना देंगे संगठन को भी, मजबूती दे देंगे, वो कर देंगे। ये बीजेपी चला चली की बेला, कोई मतलब नहीं, कुछ भी कर लेंगे। बीजेपी को चाहिए वो आरएलडी से ही सीख ले। क्या सीख लें? कि संगठन कैसे चलाया जाता है। नहीं, क्या संगठन वो चला नहीं रहे हैं? बगैर संगठन के बना नहीं रहे। आपने तो प्रदेश अध्यक्ष तक बना रखा है। नहीं, बगैर संगठन के ही कि उनके देश भर में जगह जगह वो जीतते चले जा रहे हैं। संगठन ना होता कुछ तो समस्या है दुबे जी। नहीं, कहीं कोई समस्या अगर होती तो जगह जगह उनको सफलता क्यों नहीं है? आप इस बात का भी तो आकलन करिए। तो सफलता कि सारे सवाल उठाने के बाद, सब चीजें करने के बाद, चाहे जितना कोई सर, जनता तो उन्हीं के साथ है, लोग उन्हीं के साथ, एनडीए के साथ ही चल रहे हैं। तो ये सवाल नहीं है। हाँ ठीक है कि उनके आत्मविश्वास नहीं है। नहीं, विश्वास नहीं है ये। नहीं आती काहे है। टाइम पे चीजें हो रही हैं। किसी दल के अपने आंतरिक मामले होते हैं कि किसको रखना है, कैसे। जब आप एक पब्लिक पार्टी है तो आपकी स्क्रूटनी होगी।
नहीं, आप ये ना कहें हमारा आंतरिक नहीं, मामला नहीं, है। स्कूटी- आप एक राजनीतिक दल हैं, हमसे वोट मांगने आते हैं, हम आपसे स्क्रूटनी करेंगे देखिए आपकी। ब्रजेश जी, ये किसी भी अध्यक्ष का अपना विवेकाधिकार होता है कि वो अपनी टीम अपने हिसाब से अरे तो बनाओ। क्यों नहीं बनाओगे और भाई, वो हम पूछ सकते हैं और आपसे। वो क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, हो सकता है इस वजह से विलंब हो रहा हो। 2027 के चुनाव के हिसाब से बनाना चाहते होंगे। ब्रजेश जी ने बहुत विधिवत, मैंने कहा ना कि वो लंबे तो समय से ब्रजेश जी बीजेपी की बात से सहमत हैं आप? नहीं, ब्रजेश जी बीजेपी का लंबे समय से कवर करने मैंने इसीलिए सजेस्ट उनकी किया। आड़ में मत छुपो तुम। नहीं, मैं छिप नहीं रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के इनर चीजों की भी जानकारी उनको रहती है, इसलिए मैंने इनको कहा। लेकिन जो सवाल आप लेकर के आए हो वो संगठन मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई बहुत इससे फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी बनाएंगे वो लोग। डॉक्टर उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहता हूं उपाध्याय जी कि ये बताइए कि अभी भले ही बीजेपी का संगठन ना हो, लेकिन उनकी इलेक्शन मशीनरी इतनी ताकतवर है, मजबूत है और टेस्टेड है। आप कहीं भी देख लो, हरियाणा देख लो, महाराष्ट्र देख लो, बिहार देख लो, बंगाल देख लो, अभी अभी देख लो, संगठन है नहीं है, पदाधिकारी है नहीं है, मैटर ही नहीं करता। और दुबे जी ने ठीक कहा, चुनाव तो हर जगह जीत रहे हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आप लोग जितने भी यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपने कहा बीजेपी का संगठन नहीं है, गलत कहा। बीजेपी के पास तो बहुत बड़ा संगठन है। सही पूछिए तो इलेक्शन डिपार्टमेंट उनके पास ईडी का है, सीबीआई का है, आईटी का है, इलेक्शन कमीशन ही साथ में है, तो जीत तो उनकी होगी। और संगठन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, तो मंगल ग्रह पर भी उनके लोग हैं, पदाधिकारी हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री कई बार नहीं चुन पाते अपने पार्टी, पुराने कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी चल रही है। असम से लेकर बंगाल तक कभी तृणमूल कांग्रेस वाले को, कभी कांग्रेस वाले को बना लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभी देखिए पंजाब में कांग्रेस वाले को बना, एक को हटाया फिर दूसरे को बना दिया, दोनों कांग्रेसी हैं। तो ऐसा नहीं है, वॉशिंग मशीन का भी तो एक इनका सिस्टम है अपना। इस तरह से पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और इसलिए जीत तो अगर उनके पास इतनी मशीनरी है तो आपके पास कौन सी कमी है? इतना बड़ा संगठन है, तो मशीनरी है, 4-4 राज्यों में सरकार है, तब तक इनकी जीत तय है। आपके पास भी तो मशीनरी है, आप कौन सा कम है? हाँ, हमने जो नहीं, हमारे पास जो है, हम हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर प्रयास करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड में थोड़ा बहुत करके। भाजपा जो है ईडी सीबीआई नहीं लगा पाती, जहां थोड़ा बहुत ध्यान रखती है, अगर आपके पास समर्पित हैं तो उनके पास पूरा जीवन दे देने वाले कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जवानी और जीवन सब दे दिया बिना किसी अपेक्षा के, बिना अपेक्षा के बीजेपी में जीवन और जवानी दी। ब्रजेश भाई, मैं आवाज थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, बस एक लाइन लास्ट कर रहा हूं मैं, एक लाइन लास्ट कर रहा हूं। मोदी जी अपना घूम घूम के मेलोडी खिलाते रहेंगे, यहाँ जो है भाजपा का टीम जो है जिताते रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग वर्मा जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि हाँ, ये बात जरूर क्या है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन लोगों ने प्रांतीय पदाधिकारियों को लगभग अप्रासंगिक कर रखा है कि ये है नहीं है? बहुत सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी मशीनरी मजबूत कर ली है। अब ये है नहीं है, बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए ब्रजेश, ये चीज तो पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि ये जो स्टेट की जो पदाधिकारी हैं वो काफी हद तक ऑर्नामेंटल हो चुके हैं। आप जातीय समीकरण को सिद्ध करने के लिए ये आप ज्यादा यूज होते हैं कि देखिए हमने इतना रिप्रेजेंटेशन जो है पटेलों को दे दिया, इतना राजपूतों को दे दिया, इतना ब्राह्मणों को दे दिया, उसको दिखाने के लिए ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब स्टेट की जो इवन अगर आप केंद्र में भी देखें तो बहुत ज्यादा जो पदाधिकारी है या संगठन बहुत ज्यादा कुछ कर रहा हो या उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर आज ब्रजेश जी आज की हम लोग बात करें तो जब आपकी वो क्रिकेट की भाषा में बात करें, क्रिकेट का मौसम चल रहा है, जीती हुई टीम से वैसे भी सवाल नहीं किए जाते। तो हम मतलब कि आप मतलब आप चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति 11 की जगह खेल ले, वही बॉलिंग कर ले, वही फील्डिंग कर ले, वही विकेट कीपर, वही बॉलर। मेरे चाहने या आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग तो विश्लेषण कर सकते हैं और तो कुछ होना नहीं है। और एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के पास एक बहुत जो संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं की जो टीम है, जो बहुत बड़ा मतलब जो वो है, वो बाकी चीजों को डाइल्यूट भी कर देता है कि उनके पास संगठन ऑलरेडी बहुत बड़ा ये आपने बहुत अच्छी तो बात उनको
जी मैं तो इस वजह से बीजेपी में क्या संगठन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा मतलब कि ब्रजेश शुक्ला जी को चुनाव मैं के इनवाइट करता हूं। ऊपर असर नहीं डालता। थैंक यू सर। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पदाधिकारियों के चयन का कोई मसला फंसा हुआ है लखनऊ दिल्ली के बीच, या फिर अब ये पार्टी ने अपनी ऐसा इलेक्शन मैकेनिज्म बना लिया है कि उसमें पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ, इनको पद देना अब कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं रह गया, ये एक सामान्य कार्य है जो आने वाले वक्त में होता रहेगा। इस स्थिति में पहुंच गए हैं ये लोग। देखिए ब्रजेश जी, दो चीज़ें हैं। एक तो जब मंत्रिमंडल गठित करते हैं, अब इस बार तो उसका बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं गया है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन हो या पार्टी के पदाधिकारियों का गठन हो या मंडल स्तर के पदाधिकारियों का गठन है, ये संदेश भेजने के लिए, ये भले ही एक मजबूत मशीनरी न हो, उसको न मानते हो बीजेपी नेतृत्व, उनकी एक अलग बना रखी हो, लेकिन संदेश भेजने के लिए कि साहब इतना प्रतिनिधित्व मैंने दिया है, और कहीं भी ये संदेश न जाने पाए कि साहब हम जो है अति पिछड़ों के लिए इतनी सीटें दे रहे हैं, इतनी जगह दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ है। इस सारे के बीच हमने देखा कि मंडल के पदाधिकारी जो जिसमें एक विधानसभा में कई मंडल होते हैं, उसमें तक देखा गया। तो इसमें भी देखा जा रहा है, इसमें काफ़ी विचार चल रहा है, इसमें कई बैठकें चल रही हैं और वो सारे काट छाट हो रहे हैं, जिससे संदेश जाए, चुनाव के पहले संदेश जाए कि अति पिछड़ों, अति दलितों की एकमात्र मसीहा पार्टी बीजेपी है और बीजेपी ने। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि क्या पंकज चौधरी के खास लोगों को, पंकज चौधरी के वफादारों की और पंकज चौधरी के पसंद के पदाधिकारी होंगे या संयुक्त सहमति के आधार पर पदाधिकारी बनेंगे? नहीं जी, संयुक्त सहमत के आधार पर ही सारे पदाधिकारी बन रहे हैं। बहुत ऐसे चेहरे होंगे जिसको पंकज चौधरी नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन नेतृत्व यदि चाहता है कि साहब इनको जगह देनी है, इससे ये संदेश जाएगा, तो वो बनेगा। तो जो एक सहमति है उसका जो निचोड़ है वो आएगा आपको देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर यही बात, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन, इसका सर मैंने तो आज मजबूत मिश्रण आर्किमिडीज का, न्यूटन के और ये जो आपने संतुलन का सिद्धांत कहा है, मैं बीजेपी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से कहूँगा इसका ज़रूर अध्ययन करें, और ख़ासतौर पर ब्रजेश जी ने जो संतुलन का सिद्धांत की व्याख्या की है उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नोएडा अथॉरिटी वैसे तो 100 मंजिल की बिल्डिंग का नक्शा पास कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सबसे अमीर अथॉरिटी है, लेकिन इनके पास अग्निशमन के लिए यंत्र सिर्फ 6वीं माले तक के लिए। आज इनकी पोल तब खुली कि आज एक बिल्डिंग के 12वें माले पे आग लगी और इनके पास जो यंत्र था, जो अग्नि बुझाने के यंत्र थे, वो सिर्फ 6वीं माले तक पहुंच रहे थे। तो इनके पास आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उस बिल्डिंग में वो होली का फव्वारा लेके आए हैं, उनके पास 12वीं माले तक पानी पहुंचाने का इंतज़ाम नहीं था। ये अपने आप में डरावना है, परेशान करने वाला है कि जब आपके पास सुविधा ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो आप इतनी ऊंची ऊंची इमारतों के नक्शे क्यों पास करते हैं? इसकी जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी और अग्निशमन विभाग पर तय होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी वीडियो रिपोर्ट।